हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा पेनेशिया सीरीज़ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और इंग्लिश सूत्रा में तो आप सबका स्वागत है ही है। पेनेशिया सीरीज़ जो हमारी चल रही है, आज उसका सीरीज़ का संख्या है 8। और आज मुझे करवानी है ट्रेजेडीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। अभी तो चलेगी ये वाला, मतलब शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ के बारे में मुझे बताना है आप लोगों को। तो उसे बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ ये बता दूं कि भाई जो लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और पीजीटी का प्रैक्टिस जो है वो बैच लेना चाहते हैं, तो इंग्लिश सूत्रा पे अब पहले पीजीटी का प्रैक्टिस बैच अवेलेबल नहीं था, लेकिन अब पीजीटी का प्रैक्टिस बैच जिसका नाम है स्कोपम प्रैक्टिस बैच फॉर यूपी पीजीटी, ये लाइव चलेंगी। क्लासेस 18 तारीख से लाइव क्लासेस चलेंगी, पेपर्स बनने शुरू हो गए हैं। हाँ हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं बता देती हूँ, ये मटेरियल इसकी जो है हार्ड कॉपी नहीं प्रोवाइड की जाएगी, ये पीडीएफ में ही ये वाला मिलेगा आप लोगों को। हार्ड कॉपी विल नॉट बी प्रोवाइडेड। इसमें जो 20 के करीब टेस्ट पेपर्स करवाए जाएंगे और 1099 इसका प्राइस है, और जो फीस है इसकी, और इसमें देयर इज़ नो हार्ड कॉपी, इसके हार्ड कॉपी नोट्स नहीं है। ये पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी, आपके ऊपर है, आप उस पीडीएफ को, प्रिंटेबल पीडीएफ रहेगी, आप चाहें तो पीडीएफ निकलवा लें, नहीं तो आप वैसे भी कर सकते हैं, जैसा भी ये पीडीएफ में प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद ये हमारा पाइनियर, ये है हमारा पाइनियर प्रैक्टिस बैच, ये यूपीटीजीटी के लिए है। और इसमें आपको हार्ड कॉपी मटेरियल जो है इसमें मिलता है। और ये इसमें ऑलरेडी 50, इसमें अब हो चुके हैं, कितने हो गए, इसमें लगभग 62 टेस्ट के करीब हो चुके हैं। 63 टेस्ट चल रहा है इसका। और इसमें आप ये मान के चलिए कि जो अगर इसको एक बार इस बैच के सारे पेपर्स कर ले ढंग से, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो बच जाएगा। अब इसमें करवाया कैसे जाता है कि इसमें करवाया ऐसे जाता है कि क्वेश्चन पेपर आपको दिखाया जाता है, और इसका एक मैंने ना डेमो भी डाला है। अब मैं बार बार क्या बताऊं, इसका एक मैंने 7-8 क्वेश्चन का डेमो भी डाला है, आप चाहें तो आप देख सकते हैं। तो ढूंढना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। डेमो ऑफ पाइनियर बैच करके डाला हुआ भी है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्लास चलती है। वो हमारी तो लाइव क्लास है, क्योंकि मैं अपनी क्लासेस में एज सच डेमो नहीं होता, तो जो है वो आप लोगों के लिए है कि आप देखना चाहते हैं कि भाई किस तरीके से क्लासेस चलती हैं। तो इसी में पेनेशिया सीरीज़ के कहीं ऊपर वो लगा हुआ होगा डेमो क्लास फॉर पाइनियर प्रैक्टिस बैच, तो आप देख सकते हैं। तो वो देखने के लिए कि क्या कैसे क्लासेस चलती हैं। और ये इतना बढ़िया बैच है कि अगर कोई इस बैच को खरीदता है तो भाई देखो, पैसे का तो ये है कि भी लोगों को लगता है कि भी मैं, पता नहीं मैं ये बात बोलती क्यों, खैर जो भी है, कि इसमें आप लोगों को जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं और जो हार्ड कॉपी में जाते हैं प्रैक्टिस पेपर्स, इसमें हार्ड कॉपी में, इसके अलावा इन पेपर्स में ऐसे, मतलब जितना क्वेश्चन पेपर्स हैं, जितनी चीज़ें हैं, चाहे आप वो प्रीवियस ईयर की बात करो, चाहे कुछ भी, सब कुछ इसमें करवाया गया। मतलब इसमें कोई भी चीज़, आई एम लिविंग नो स्टोन अनटर्न्ड, इसमें मैं सब कुछ करवा रही हूँ, करवाऊंगी तो पीजीटी में भी वही चीज़। और जो टीजीटी के साथ साथ भाई पीजीटी का भी ले लेते हैं। आपको तो क्या होता क्या है ना कि पीजीटी के कुछ राइटर्स अलग हैं, तो टीजीटी के में वाले बेचारे ज़्यादा पढ़ते हैं, तो बहुत मटेरियल है इसमें। इसको करने के बाद और जिससे तैयारी अच्छी करी हुई है, फिर कुछ नहीं बचता कि आपकी भी ये सोचो कि भाई हमने ये नहीं आता है, वो नहीं आता। इसमें आप ये मान के चलो ऐसे है, ईजी टू डिफ़िकल्ट, फिर जो है डिफ़िकल्ट से ईजी, मतलब हर तरीके के पेपर है इसमें। तो चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा हमारे ये भी बैचेस हैं, ये हमारी किताब है द पाथ टू विक्ट्री, ये हमारे एक जो है उसके साथ फ्री भी मिलती है। फ्री नहीं है, मतलब हमारे पाइनियर बैच के साथ है ये 1899। फ्री तो किसी भी चीज़ का, फ्री तो देनी ही नहीं, देती ही नहीं मैं कोई भी चीज़, ठीक है। तो क्योंकि ना मेरा मानना यह है, फ्री की चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती है। अब देखो एक बात बताओ, यूट्यूब पर भी कोई भी चीज़ फ्री नहीं मिलती है, आप नेट का पैसा तो देते ही हो ना, तो कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती है, फ्री की चीज़ की वैल्यू ही नहीं होती है, मेरा मानना है। ये है आपका हमारा जो यूपीटीजीटी और पीजीटी का पूरा कंप्लीट बैच है, जिसमें राइटर्स हैं, ग्रामर है, नोट्स हैं, सिर्फ ग्रामर का बैच भी है, सिर्फ लिटरेचर का बैच भी है। आपको करना क्या है, आपको इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद स्टोर में जाकर आपको वो जो अपने से सब आपके पसंद के कोर्सेज हैं आपको देखने हैं,
उसे कंटेंट में जाकर ये देखना है कि भाई इसका हम इतना कंटेंट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अपनी पसंद का कोर्स देखना है आप फ़िल्टर लगा के भी देख सकते हैं। वैसे तो उस पर सारे शेड्यूल्ड हैं, सारे इस तरीके से मतलब ढंग से लगे हुए हैं कि कौन सा कोर्स कौन सा है, तो सारी चीज़ उसमें लगी हुई हैं। पाइनियर बैच, स्कोपम बैच, यूपीटीजीटी का लिटरेचर का बैच, ग्रामर का बैच, लिटरेचर ग्रामर कंबाइंड बैच, TSSB बैच, जो आपको पसंद आए आप उसको खोल के उसका कंटेंट चेक कर सकते हैं कि इसमें मैडम ने क्या पढ़ा रखा है। देखो बाकी तो क्लासेस तो सारी लॉक्ड हैं, लेकिन कंटेंट आप चेक कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि इतने वीडियोज हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये है। तो आपको इंग्लिश सूत्रा का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, ठीक है जी, पहली चीज़। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद स्टोर में जाके कोर्सेज चेक करने, पसंद आता है ठीक है, नहीं पसंद आता कोई बात नहीं। तो चलो पेनेशिया सीरीज शुरू करते हैं, और ये रहा पेनेशिया सीरीज का। अब यहाँ पर आज ना मैं शेक्सपियर के ट्रेजेडीज को पढ़ाने से पहले सबसे पहले मैं आज आप लोगों को ट्रेजेडी के बारे में बताना चाहूँगी। और एक चीज़ और ये बताना चाहूँगी, जितना भी मटेरियल है ना, मैं सारा का सारा ये जो भी हम तैयार कर रहे हैं ये सारा हमारे टेलीग्राम पे डल रहा है। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब आप यहाँ देखो ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। सबसे पहले ना आपको ये समझना होता है ट्रेजेडी क्या होती है। हालांकि आप लोगों को सबको पता है कि ट्रेजेडी क्या होती है, लेकिन ट्रेजेडी कहाँ से आई, क्या है क्या चीज़। देखो ट्रेजेडी एक जॉनरा है, ये एक विधा है जिसमें सीरियस इश्यूज को हैंडल किया जाता है, और ये ह्यूमन सफरिंग के बारे में क्वेश्चन जो है वो पूछता है। ट्रैजिक प्ले जो होता है ना, एक हीरो या हीरोइन के बारे में होता है जिनको अपनी लाइफ में बहुत सारा, एक उनके अंदर एक फेटल फ्लॉ होता है, या जैसे हेमर्शिया कहा जाता है। हेमर्शिया का वैसे जो मीनिंग होता है वो मिसिंग द मार्क होता है, जो ग्रीक ट्रेजेडीज में अगर हम बात करें। ट्रैजिक फ्लॉ तो ये विलियम शेक्सपियर ने दिया कि बाय डिफॉल्ट हीरो के अंदर एक कमी होती है जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है। तो इसी हेमर्शिया की वजह से कैटास्ट्रॉफ होता है, यानी कि बहुत बड़ी मुसीबत जो है वो हीरो या हीरोइन के ऊपर आती है। वेस्टर्न ट्रेजेडी, आज जो ट्रेजेडी है वो कहाँ से आई है, ग्रीस से आई है भाई, क्लासिकल मॉडल को। हालांकि जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज हैं, जो एलिजाबेथन राइटर्स हैं, दे फॉलोड रोमन राइटर्स, सेनेका को फॉलो किया करते थे, तो दे फॉलोड रोमन राइटर्स, चाहे कॉमेडी हो या ट्रेजेडी हो, वो रोमन राइटर्स को फॉलो करते। तो मेरा पॉइंट नंबर 1 है, देखो भाई जो ट्रेजेडी है या ड्रामा है उसका ओरिजिन जो है वो धर्म है, ठीक है, धार्मिक है, उसका ओरिजिन धर्म है। और लेकिन जो ट्रेजेडीज जो लिखी गई वो ग्रीक ट्रेजेडीज को मॉडल माना गया, मगर जो एलिजाबेथन राइटर्स थे दे फॉलोड रोमन राइटर। भाई ट्रेजेडी में वो सेनेका को फॉलो करते थे, और भाई जो उसमें कॉमेडी में वो प्लॉटस को जो है फॉलो किया करते थे। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर ये जो हम शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम ट्रेजेडी इन जनरल बात कर रहे हैं। तो हमने बात करी कि ट्रेजेडी एक बहुत सीरियस जो है वो एक प्ले होता है, और जिसमें एक हीरो के अंदर या हीरोइन के अंदर एक हेमर्शिया होता है जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है, और कैटास्ट्रॉफ अंत जो होता है ट्रेजेडी का दुखद अंत होता है, और मिसिंग द मार्क है हेमर्शिया का। लेकिन वैसे इसमें ट्रैजिक फ्लॉ, शेक्सपियरियन कॉन्टेक्स्ट में उसे ट्रैजिक फ्लॉ कहा जाता है। और जो फर्स्ट सर्वाइविंग टेक्स्ट है जो ट्रेजेडी के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है, वो आप सबको पता है वो कौन सा है, एरिस्टोटल के पोएटिक्स। जो उन्होंने, एरिस्टोटल ने कहा है कि द एम ऑफ ट्रेजेडी इज कैथारसिस, कि भाई ट्रेजेडी का एम है कैथारसिस, यानी कि प्यूरिफिकेशन ऑफ, पर्ज करना, फीलिंग्स को पर्ज करना। कि जब आप ट्रेजेडी देखते हैं एंड यू वीप, आप उस आंसुओं में आपकी जो भाई फीलिंग्स हैं वो क्लीन हो जाती हैं, पर्ज हो जाती हैं, कैथारसिस है। भाई दो ट्रेजेडी का फंक्शन होता है, पिटी एंड फियर अराउज करना। अगर ट्रेजेडी ये दो फीलिंग्स को अराउज नहीं कर रही है तो इट डजंट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रेजेडी। एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी के 6 एलिमेंट्स बताए हैं, ध्यान दीजिएगा, एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी के 6 एलिमेंट्स बताए हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर नोट कर लीजिएगा। देखिए नोट किया, वैसे ये मेरी बेटी की ड्राइंग है। प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, स्पेक्टिकल एंड म्यूजिक, ये 6 उन्होंने इसमें एलिमेंट्स दिए हैं। भाई उनका मानना था कि प्लॉट ही ट्रेजेडी की आत्मा है, तो उन्होंने कहा प्लॉट, उसके बाद कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, स्पेक्टिकल एंड म्यूजिक, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द 3 यूनिटीज। और एरिस्टोटल के हिसाब से
ट्रेजेडी में तीनों यूनिटीज को फॉलो किया जाना चाहिए, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन। हालांकि विलियम शेक्सपियर वायलेटेड 3 यूनिटीज। Western tragedy evolved through the ages. Today, many contemporary plays can't be categorized simply as a type of tragedy because they usually include elements of different genres. आज हम किसी play को simply tragedy नहीं कह सकते हैं because it has elements of comedy as well, और तो इसीलिए आज के play complete tragedy में नहीं आते हैं, या जो tragedy के genres होते हैं ना कि ये revenge tragedy है या ये domestic tragedy है या ट्रेजेडी ऑफ सर्कमस्टांसेस है, इस तरीके के लिए एक ही ट्रेजेडी में मिक्स्ड एलिमेंट्स भी रहते हैं। द 3 मेन टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी आर हीरोइक ट्रेजेडी व्हेन द हीरो डाइज फॉर अ कॉज, रिवेंज ट्रेजेडी और ब्लड ट्रेजेडी एंड डोमेस्टिक ट्रेजेडी। जैसे भाई हीरोइक ट्रेजेडी अगर आप कहते हैं तो एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, जिसका उसके बाद वैसे तो हीरोइक ट्रेजेडी बाद का जॉनरा है। रिवेंज ट्रेजेडी टाइटस एंड एंड्रोनिकस है, हैमलेट है, एंड डोमेस्टिक ट्रेजेडी जैसे ऑथलो है। तो 3 मेन टाइप्स में आप बांट सकते हैं। बेसिकली आप ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा जो ये मैंने बताया कि एरिस्टोटल की डेफिनेशन तो सबको पता, कॉन्सेप्ट्स एलिमेंट्स ट्रेजेडी के क्या क्या है। उसके बाद द की फीचर्स ऑफ ट्रेजेडी आर ट्रैजिक हीरो, एक हीरो होना चाहिए, हीरो के अंदर एक कमी होनी चाहिए जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल होगा, जैसे हीरो को प्रोटैगनिस्ट कहा जाता है, एक विलेन होना चाहिए जो एंटेगनिस्ट होगा, सेटिंग होनी चाहिए, फॉल की तरफ जर्नी, एक्शन उठता है फिर गिरता है, कैटास्ट्रॉफ कहा जाता है जिसे, एंड अ मॉरल मैसेज जो सबको, अनरावलिंग ऑफ द प्लॉट जिसे एक मॉरल मैसेज दिया जाता है। तो ट्रेजेडी का पूरा जो राइजिंग एक्शन एंड फॉलिंग एक्शन सारी चीज़ें। अब मैं आज आप लोगों को मैंने इस तरीके से लिया है कि आपको ट्रेजेडी के बारे में बताया कि ट्रेजेडी क्या होती है, ट्रेजेडी के 6 एलिमेंट्स हैं, ट्रेजेडी के में जो एलिजाबेथन राइटर्स हैं वो किससे प्रभावित हैं, वो रोमन राइटर्स से प्रभावित है। इसके अलावा अब मैंने क्या लिया है कि ट्रेजेडी क्या, मैंने जैसे शेक्सपियर की जो पहली ट्रेजेडी कही जाती है वो टाइटस एंड्रोनिकस, और मैं आज आपको ट्रेजेडी के इसके शॉर्ट समरी बताऊंगी, इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछूंगी, फिर उसके बाद जो है मतलब मैं इस तरीके से करूंगी, और फिर जब ट्रेजेडी वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर एक पूरा जो प्रीवियस ईयर है इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, तो एक तरीके से आप पढ़कर आपका जो रिकैपिचुलेट भी आप कर लेंगे। तो चलिए टाइटस एंड्रोनिकस की बात करते हैं। टाइटस एंड्रोनिकस जो है ना ये एक ब्लड ट्रेजेडी और बहुत ही खतरनाक ट्रेजेडी है। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँ, भगवान जाने जब शेक्सपियर ने इसे लिखा था तो क्या सोच के इसको लिखा था टाइटस एंड्रोनिकस को, तो बस 2 मिनट का मुझे समय दीजिएगा फिर मैं आप लोगों को इसके बारे में बताती हूँ। और बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग इसके, मेरे को स्टूडेंट्स ने बताया कि वो लोग जो हैं इसके नोट्स भी बना रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो टाइटस एंड्रोनिकस को कहा जाता है शेक्सपियर की फर्स्ट ट्रेजेडी और ब्लडीएस्ट प्ले ही एवर रॉट। भाई साहब खतरनाक ट्रेजेडी है, और यह बहुत सेंचुरीज तक तो मतलब राइटर्स ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे कि ये ट्रेजेडी शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है, लेकिन शेक्सपियर ने ये रिवेंज ट्रेजेडी लिखी है भैया, लिखी है इन 1593-94, और कहते हैं कि इसकी जो अर्लीस्ट परफॉर्मेंस है इट टुक प्लेस इन रोज थिएटर में हुआ था ये, ठीक है, और 24 जनवरी 1594 में ये प्ले रोज थिएटर में करा गया था, और कहते हैं कि इट वाज हिज फर्स्ट प्ले टू बी पब्लिश्ड इन क्वार्टो एडिशन। क्वार्टो एडिशन में पब्लिश होने वाला ये पहला प्ले था। इट वाज हिज फर्स्ट प्ले टू बी पब्लिश्ड इन अ क्वार्टो एडिशन। याद रखिएगा कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ। इट वाज हिज फर्स्ट प्ले टू बी पब्लिश्ड इन क्वार्टो एडिशन एंड ऑल्सो इन 1594। और भाई इसमें ना बेसिकली शेक्सपियर ने ना बहुत ही खतरनाक जो है वो एलिमेंट्स लिए हैं, रेप एंड म्यूटिलेशन और कैनिबलिज्म भी लिया है इसमें, कैनिबलिज्म भी है। और ये कहाँ से ली गई, ये जो ओविड की मेटामॉर्फोसिस बुक 6 से लिया गया है, और ये जो रेप है, म्यूटिलेशन है और कैनिबलिज्म है, ओविड की मेटामॉर्फोसिस बुक 6 से लिया गया है। और हिस्ट्री ऑफ टाइटस एंड्रोनिकस एक इटालियन प्रोज नैरेटिव है, उससे भी इसका कहानी जो है वो ली गई है। तो भाई चलो शुरू करते हैं। और
रोमन हिस्ट्री का वो है, हालांकि ये रोमन प्ले नहीं माना जाता है शेक्सपियर का, टाइटस एंड्रोनिकस। टाइटस एंड्रोनिकस के 25 बेटे थे और एक बेटी। 25 में से 21 बेटों की जो 10 साल गोथ्स के साथ वॉर चला उसमें डेथ हो जाती है, 4 लड़के उसके बचते हैं। तो टाइटस एंड्रोनिकस शेक्सपियर की अर्लीस्ट और बहुत ही वायलेंट ट्रेजेडीज में से एक है, जो मैंने इसके पॉइंट बताया कि ये रोज में इसका जो ये दिखाई गई थी, रोज में दिखाई गई थी। इट वॉज हिज फर्स्ट प्ले टू बी पब्लिश्ड इन क्वार्टो एडिशन। तो ये कुछ चीजें याद रखिएगा भाई। ये कहानी है टाइटस, जो कि एक रोमन जनरल है, जो गोथ्स के खिलाफ जो बहुत लंबा वॉर चल रहा था उसे लौट कर आते हैं। लेकिन उनकी जो ट्रायम्फ है वो बहुत ही कम देर की है। क्यों? क्योंकि वो जो है ना, एक गोथ्स की जो क्वीन है उसको बंदी बना के लाते हैं, गोथ्स की क्वीन टेमोरा को। बहुत सुंदर है टेमोरा, गोथ्स की क्वीन टेमोरा को वो बंदी बना के लाते हैं। लेकिन उनकी लाइफ जो है अभी वो ढंग से अपनी लाइफ को एंजॉय भी नहीं कर पाते हैं और वो टेमोरा के रिवेंज सर्कल में, विशियस सर्कल में फंस जाते हैं। प्ले में ग्रूसम एक्ट्स हैं, वायलेंस, भयंकर वायलेंस है, रेप है, म्यूटिलेशन है, कैनिबलिज्म है, जो भी मैंने बताया ओविड की मेटामॉर्फोसिस बुक 6 से लिया गया है। टेमोरा और उसके बेटे जो है, क्योंकि टेमोरा और उसके बेटे रिवेंज क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि टाइटस ने टेमोरा के सबसे बड़े बेटे को सेक्रीफाइस कर दिया है। तो टेमोरा और उसके बेटे जो हैं दे आर सीकिंग रिवेंज, क्योंकि वो जो सबसे बड़े बेटे की हत्या का रिवेंज लेना चाहते हैं और वो बहुत बुरा करते हैं टाइटस और उसकी फैमिली के साथ। टेमोरा के बेटे लेविनिया को, जो कि टाइटस की बेटी है, उसे रेप, ना केवल रेप करते हैं बल्कि उसकी जीभ भी काट देते हैं। उसके बहुत ही ज़्यादा उसके साथ जो है एक इल ट्रीटमेंट होता है। टाइटस दुख से पागल हो जाता है और वो फिर उसके बाद टाइटस भी उतना ही बुरा बदला लेता है। टाइटस टेमोरा के दोनों बेटों की पाई बनाता है और टेमोरा को ही फीड कर देता है। तो कैनिबलिज्म भी है इसमें। ये प्ले जो है इसमें दिखाया है कि बैंक्वेट टाइटस टेमोरा के बेटों की एक पाई बनाता है और उसको जो है टेमोरा को फीड कराता है। और यहाँ पर टाइटस टेमोरा और रोमन एम्परर टाइटस को उसके बाद जब टाइटस को लेविनिया किसी तरीके से बताती है कि किस तरीके से उसके साथ क्या हुआ, तो टाइटस पागल हो जाता है रिवेंज की वजह से और मार देता है दोनों लड़कों को और उनकी पाई बनाकर फीड कराता है। इसके बाद टाइटस की भी हत्या हो जाती है, टेमोरा को भी जो है टेमोरा की भी मृत्यु हो जाती है, सब बढ़ जाते हैं। और टेमोरा का जो एक लवर है एरन, जो कि एक जिससे उसके साथ इलिसिट रिलेशनशिप है, एक बेबी भी उसका होता है, सबकी को मार दिया जाता है। टाइटस एंड्रोनिकस एक वो प्ले है जो रिवेंज की थीम पर है एंड द डिस्ट्रक्टिव नेचर, वो दिखाता है वायलेंस में इंसान किस हद तक पागल हो जाता है। शेक्सपियर का मोस्ट शॉकिंग और कंट्रोवर्शियल वर्क जो है वो माना जाता है। इसमें कहते हैं कि इस प्ले को, मतलब उस समय कहते हैं कि भी जो एलिजाबेथन ऑडियंस थी, दे यूज टू एंजॉय जो एक वो एक खेल हुआ करता था बियर वाला, वो उसको बहुत एंजॉय करते थे, जिसमें बियर को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। तो ये जो वो जनता थी उस समय के, उनको ये प्ले बहुत पसंद आया था। तो नेचर ऑफ जस्टिस एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिवेंज के बारे में ये प्ले बताता हुआ है। थोड़ा सा पॉइंट्स और बताना चाहूँगी। और यहाँ पर ये है और यहाँ इसमें कुछ पॉइंट्स जैसे इसमें बताना चाहूँगी कि टाइटस जो है अपनी ही बेटी के लिए सेटर्निनस से पूछता है कि अगर उसकी किसी की बच्ची का रेप हो जाए तो क्या उसका फादर उसे मार सकता है। और सेटर्निनस जब अग्री हो जाता है तो टाइटस जो है वो लेविनिया को मार देता है। और उसके बाद जो है सैटर्निनस पूछता है टाइटस से कि कौन है कल्प्रिट जिन्होंने लेविनिया के साथ ये करा। तो वो बोलता है, एक लाइन है इसमें, वाई देयर दे आर बोथ बेक्ड इन दिस पीस, दोनों यहाँ है, दोनों की पाई बना दी गई है। और ये रिस्पॉन्ड ये मरने से, मतलब टेमोरा को मारने से पहले टाइटस ये चीज कहता है,
एम्परर जो है ना वो टेमोरा को मार देता है टाइटस, और एम्परर सैटर्निनस टाइटस को मार देता है। और जो है द एम्परर इंस्टेंटली किल्स टाइटस और इन टर्न स्लेन बाय लूशियस सैटर्निनस को मार देता है। और इस तरीके से एक दूसरे को सब मार देते हैं। लास्ट में अब इसके बारे में यहां से भी बता देती हूं, लूशियस को नया राजा बना दिया जाता है रोम का, और लूशियस कहता है, जो एरन है टेमोरा का जो लवर है, उसको वो कहता है, ये देखिए कितनी मतलब बहुत ही ज्यादा वो है, बरीड अप टू हिज नेक एंड स्टार्व, कि इसे दफना दो जिंदा एंड नेक तक और भूखे रखो। और जो है जो टेमोरा की बॉडी है उसको ऐसे ही फेंक दिया जाता है प्रे बर्ड्स के लिए। तो दिस इज टाइटस एंड्रोनिकस की स्टोरी है ये। और यहाँ से मैं अब आपको बताना चाहूँ कि कहते हैं कि ईजियर टू रीड, इसे पढ़ना ज़्यादा आसान है, देखना इतना आसान नहीं है। और चलिए बस अब थोड़ा सा इसके मैंने क्वेश्चंस वगैरह लिए हैं। व्हाट इज टाइटस एंड्रोनिकस प्रोफेशन, तो आपके साथ जो आप पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ आपका इसका पक्का भी हो जाएगा। व्हाट इज टाइटस एंड्रोनिकस प्रोफेशन, तो आप इसका जवाब जो है आई थिंक कि आपको जवाब बिल्कुल सही से आता है, दैट इज जनरल। उसके बाद है हु इज द क्वीन ऑफ गोथ्स, क्वीन ऑफ गोथ्स कौन है, और इसका जवाब आपको पता है, दैट इज टेमोरा। और टेमोरा के जो लवर है उनका जवाब है एरन द मूर। व्हाट हैपेंस टू टाइटस सन्स ड्यूरिंग द वॉर विद द गोथ्स, तो मैंने आपको बताया था कि टाइटस हैड 25 सन्स, जिसमें से 21 मारे जाते हैं और 4 जिंदा बचते हैं। 21 आर किल्ड, लिविंग 4 अलाइव। व्हाट डज टेमोरा वाउ टू डू टू टाइटस, भाई टेमोरा जो है जब उसके बेटे के साथ उसके सबसे बड़े बेटे की बलि चढ़ा दी जाती है तो वो क्या कहती है, सीक रिवेंज, शी सीक्स रिवेंज। What horrific act do Temora's son commit against Lavinia? And they rape and mutilate her. भाई वो उसको रेप करते हैं और म्यूटिलेट करते हैं। और ये कैनिबल, ये रेप म्यूटिलेशन ये कहाँ से लिया गया, ओविड की मेटामॉर्फोसिस बुक 6। What does Titus do in response to Lavinia's attack? He seeks legal justice, he goes into hiding, he vows revenge, he forgives Temora. भाई जब टाइटस को पता चलता है कि लेविनिया के बारे में, तो वो क्या करता है कि वो he vows revenge, वो बदला लेने की कसम खाता है। What does Titus do at the banquet with Temora? क्या करता है जब टेमोरा की जब सैटर्निनस और टेमोरा को क्या परोसता है, वो पाए, he serves her a pie made from her sons, उसी के बेटे का, कैनिबलिज्म है ना, ये कैनिबलिज्म है। Who kills Titus? टाइटस को कौन मारता है, दैट्स सैटर्निनस। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आपको पढ़ लेंगे तो आपको पक्का भी हो जाएगा। Who becomes the new emperor of Rome at the end of the play? तो न्यू एम्परर कौन बनता है, ल्यूशियस। न्यू एम्परर इज ल्यूशियस। What is Aaron's primary characteristic? भाई क्रूएल्टी, कावर्डिस, जेनरोसिटी। प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक एरन का क्या है, एरन जो कि मैंने आपको बताया था मूर है, तो उसकी प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और आपको पता है रिवेंज प्ले है तो क्या होगा, क्रूएल्टी। बहुत ही खतरनाक इस किस्म का व्यक्ति है। What happens to Aaron at the end of the play? कि उसके लिए कहा जाता है, लूशियस उसके लिए यही कहता है कि भाई इसको दफना दो और गले तक और इसको भूखा मारो। तो ये एग्जीक्यूटेड नहीं होना चाहिए, कि ये है कि he was buried alive and he was buried alive so that he might starve and die। तो ये जो है he is executed नहीं करेंगे, he was buried alive करेंगे। इसमें यहाँ पर he was buried alive। और किसने दिया था ये ऑर्डर, दिस ऑर्डर वॉज गिवन बाय लूशियस। ठीक है जी, he was buried alive। And the next one is
व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्लेस सेटिंग? रोम की सेटिंग का मीनिंग क्या है? इट एम्फेसाइजेज द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, इट हाईलाइट्स द करप्शन एंड डिकेडेंस ऑफ द रोमन एम्पायर, इट कंट्रास्ट विद द बार्बरिटी ऑफ द गोथ्स। सारे ही है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। What are some of the major themes explored in Titus Andronicus? Revenge, violence and justice, love, loss and redemption, politics, power and corruption। मेरे हिसाब से तो आप बताइए, मेरे हिसाब से तो भाई सारे ही आते हैं, तो ये होगा all of the above। And the last question for today, मतलब इस Titus Andronicus का, Titus Andronicus is often considered one of Shakespeare's most romantic comedies, most experimental tragedies, most historically accurate plays, most philosophical। भैया बहुत ही एक्सपेरिमेंटल ट्रेजेडी है, इसे पढ़ना ही आसान है और इसको देखना तो आसान नहीं है। मोस्ट एक्सपेरिमेंटल ट्रेजेडी, तो ये मैंने एक ट्रेजेडी के बारे में बताया, उसके क्वेश्चन लिए, तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को बताया है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी विलियम शेक्सपियर का दूसरा जो प्ले है रोमियो एंड जूलियट के बारे में। तो रोमियो एंड जूलियट के बारे में बताने का पहले मैं रोमियो एंड जूलियट के बारे में बता दूं। भाई देखो, ये से ना, ये एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर है। ये इसमें कोई हीरो या हीरोइन में ट्रैजिक फ्लॉ नहीं है, ये ना बेसिकली ट्रेजेडी ऑफ सर्कमस्टांसेस है। तो रोमियो एंड जूलियट फर्स्ट ग्रेट ट्रेजेडी, ये शेक्सपियर की पहली ग्रेट ट्रेजेडी है। और कहते हैं शेक्सपियर लगभग 30 साल के थे जब उन्होंने ये प्ले लिखा, और यंग लवर्स के बारे में ये प्ले है। और ये एलिजाबेथन ऑडियंस को बहुत ये प्ले पसंद आया था। ये जो प्ले है रोमियो एंड जूलियट, इट वाज मतलब विलियम शेक्सपियर के लिखने से पहले इट वाज पॉपुलर अमंग द इटालियन पब्लिक। और इसकी डायरेक्ट सोर्स जो है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियो एंड जूलियट, एक नैरेटिव पोएम है आर्थर ब्रुक की। आर्थर ब्रुक की पोएम है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियो एंड जूलियट, वहाँ से ये लिया गया है। और चलिए उसके बाद जो है, अब यहाँ से मैं आप लोगों को इस प्ले के बारे में बताती हूँ। 3093 लाइन्स हैं इस पोएम में, 3093 लाइन्स। और चलिए थोड़ा सा स्टोरीज के बारे में बताती हूँ। रोमियो एंड जूलियट एक टाइमलेस ट्रेजेडी है, पैशनेट लव दो यंग लोगों के बीच में है जो आपस में दुश्मन परिवारों के बीच में है। और इसका जो टाइटल है, और इसका जो टाइटल ही है रोमियो एंड जूलियट, वो यही बताता है कि जो एक ट्रैजिक एंड के बारे में बताता है। वेस्टर्न कल्चर में तो रोमियो एंड जूलियट की जो प्रेम कहानी है, जैसा हमारे यहाँ हम लोग जो सुनते हैं शीरी फराद या हीर रांझा की कहानी, जिस तरीके से एक ट्रैजिक एंडिंग का है, उसी तरीके से ये प्ले भी एक ट्रैजिक एंड को दिखाता हुआ है। रोमियो, अ मॉन्टेग एंड जूलियट अ कैपुलेट मीट एट अ मास्ड बॉल। तो रोमियो मतलब जूलियट से मिलने से पहले किसी और से प्यार करता था। दो परिवार हैं, मॉन्टेग्स एंड कैपुलेट्स, दोनों दुश्मन परिवार हैं, और इनके ही बच्चे हैं रोमियो एंड जूलियट। जूलियट इस प्ले में लगभग 13 की दिखाई गई है। वो एक मास्ड बॉल में मिलते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, और उनके परिवार बहुत ही बिटर राइवल्स हैं। और लेकिन फिर भी अब प्यार तो कुछ दिखता नहीं है ना, तो बिना प्यार को प्यार की बाउंड्रीज, अब वो प्यार ही का जो बाउंड्रीज देखे तो लव लुक नॉट विद द आइज बट विद द माइंड, दैट इज व्हाई विंगेड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड। वही वाली बात है भाई, ये लाइन इसकी नहीं है। तो रोमियो एंड जूलियट एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं, ऑल्दो दे आर वेरी यंग, बहुत छोटे हैं अभी, मगर दे फॉल इन लव, और दोनों शादी भी कर लेते हैं फ्रायर लॉरेंस की मदद से। लेकिन उनकी जो खुशी है वो बहुत कम देर की है, क्योंकि जूलियट का जो कज़न है टाइबेल्ट, मतलब ये उनकी शादी से पहले होता है। जूलियट का कज़न जो है वो बॉल में रोमियो को पहचान लेता है और उसे एक डुएल के लिए चैलेंज करता है। रोमियो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करता है, लेकिन जब रोमियो का फ्रेंड मर्क्यूशियो मारा जाता है,
तो जो है जिसकी मर्क्यूशियो ना इट्स जस्ट अ स्क्रैच, जो कि एक अंडरस्टेटमेंट का एग्जाम्पल भी है, एक लाइन जो है नो ने इट्स जस्ट अ स्क्रैच। तो वो जब उसके रोमियो के फ्रेंड की मर्क्यूशियो को टाइबल्ट मार देता है तो गुस्से में रोमियो टाइबल्ट को मार देता है और इसके लिए उसको बैनिश कर दिया जाता है। वो उसको देश निकाला, वहाँ वेरोना से देश निकाला, वेरोना से उसको एग्जाइल मतलब बैनिश कर दिया जाता है। जूलियट के पेरेंट्स को कुछ भी नहीं पता है कि रोमियो से उसकी शादी हो चुकी है, तो वो शादी के उसकी जूलियट की शादी जो है वो किसी और से करवाने की कोशिश, काउंट पेरिस से कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब जूलियट फ्रायर लॉरेंस से मदद मांगती है। तो फ्रायर लॉरेंस सोचते हैं कि शायद अगर इन दोनों प्रेमियों को मैं मिला दूं तो ये जो फ्यूड जो चला आ रहा है, जो खानदानी दुश्मनी चली आ रही है, शायद वो ख़त्म हो जाए। तो वो जूलियट से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक स्लीपिंग पोशन देता हूँ जिससे कि ऐसा लगेगा कि तुम मर गई हो, तुम्हारी नब्ज बहुत धीमी चलेगी, और जब रोमियो को इस बीच में मैं इन्फॉर्म कर दूंगा और जब रोमियो तुम्हारे पास आ जाएगा तो तुम तब होश में आओगी एंड देन यू कैन स्टार्ट योर लाइफ अफ्रेश। लेकिन 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 ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि रोमियो को सही टाइम पे मैसेज मिलता ही नहीं है। अब उसको तो ये मैसेज मिलता है कि जूलियट की मृत्यु हो गई, और जब वो वहाँ से जब वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस वेरोना आता है तो वो कैपुलेट टॉम में जूलियट को देखता है, एक पोथेकोरी से उसने पॉइजन लिया है, वो पॉइजन पीता है और मर जाता है। अब जब जूलियट जो है जब जागती है और वो रोमियो को मरा हुआ देखती है तो वो अपने आप को, रोमियो का जो डैगर है उससे खुद को मार लेती है। अब ट्रेजेडी से होता ये है कि भाई जब वो अपने ही घर के दोनों बच्चों को मरा हुआ देखते हैं तो फ्यूडिंग फैमिलीज तो रिकंसाइल कर लेते हैं और इसे अपने बच्चों को की आत्मा की शांति के लिए फ्यूडिंग फैमिलीज तो रिकंसाइल कर लेते हैं। तो रोमियो एंड जूलियट इज अ स्टोरी अबाउट द पावर ऑफ लव, द ट्रेजेडी ऑफ हेट्रेड एंड द डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इम्पल्सिव एक्शंस, कि क्या कुछ बुरा हो सकता है। इसकी कहानी है इट रिमेन्स वन ऑफ शेक्सपियर्स मोस्ट बिलवड एंड एंड्योरिंग प्लेस। तो ये शेक्सपियर का बहुत ही प्यारा सा प्ले है। हाँ, बहुत ट्रेजिक एंडिंग है। थोड़ा सा और इसके बारे में बताती हूँ आप लोगों को। तो मैं सोचती हूँ बीच बीच में कुछ आप लोगों को वैसे ही बता दूँ तो आप लोगों को कि जैसे ये प्ले जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाने वाला प्ले है, और इसके अलावा इस प्ले के बारे में रोमियो एंड जूलियट जो है संडे को मिलते हैं, और रोमियो जो है जूलियट को सन से कंपेयर करता है, और स्वीट सॉरो इसमें एक वर्ड है, स्वीट सॉरो यूज हुआ है। बस अब इसके बाद अब मैं आपको थोड़ा सा जो है यहाँ पर ये क्वेश्चंस हैं इसके कुछ, वो मैं आप लोगों को बता दूं। व्हाट इज द प्राइमरी सेटिंग ऑफ रोमियो एंड जूलियट? एथेंस, वेरोना, लंदन, रोम। तो प्राइमरी सेटिंग है रोमियो एंड जूलियट की, दैट इज वेरोना। वेरोना इज द प्राइमरी सेटिंग ऑफ द प्ले, वेरोना। What families are feuding in the play? मतलब क्या है उन दोनों फैमिलीज के नाम? द मॉन्टेग्स एंड द कैपुलेट्स, द यॉर्क्स एंड द लैंकेस्टर्स, सभी को पता है। रोमियो एंड जूलियट, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने रोमियो एंड जूलियट नहीं पढ़ रखा। द मॉन्टेग्स एंड द कैपुलेट्स। हाउ डू रोमियो एंड जूलियट मीट? कहाँ मिलते हैं? वेयर, वैसे होना चाहिए था कि वेयर डू रोमियो एंड जूलियट मीट? एट अ मास्ड बॉल, और मास्ड बॉल में मिलते हैं रोमियो एंड जूलियट। Who kills Tybalt? तो भाई रोमियो, वो उसके फ्रेंड को मार देता है टाइबेल्ट, तो रोमियो इन अ फिट ऑफ एंगर वो उसको मार देता है। रोमियो किल्स टाइबेल्ट। हु इज व्हाट इज रोमियोज पनिशमेंट फॉर किलिंग टाइबेल्ट? बैनिशमेंट। दैट इज भाई उसको वहां से देश निकाला जो है, वो वेरोना से बैनिशमेंट हो जाता है, तो दैट इज बैनिशमेंट।
Who helps Romeo and Juliet with their secret marriage? Friar Lawrence, Nurse, Mercutio या Benvolio? एंड दैट इज फ्रायर लॉरेंस. क्यों कराते हैं फ्रायर लॉरेंस इन दोनों की शादी? कि जिससे कि जो फ्यूडिंग फैमिलीज हैं वो रिकंसाइल कर लें. व्हाट डज जूलियस टेक टू अपीयर डेड? जूलियस शादी से बचने के लिए क्या लेती है? अ स्लीपिंग पोशन. अब उसके बाद उसके पास खबर गलत पहुंच जाती है रोमियो के पास कि जूलियट की डेथ हो गई है. व्हाई डज रोमियो नॉट रिसीव द मैसेज अबाउट जूलियट्स फेक डेथ? भाई देखो, फ्रायर लॉरेंस ने भेजा तो था, लेकिन उसके जो मैसेंजर था वो उसको क्या कर लिया गया था? द मैसेंजर इज डिलेड, द मैसेंजर इज किल्ड, द मैसेंजर इज क्वारंटीन्ड, द मैसेंजर फॉरगेट्स द मैसेज. इसका आंसर है द मैसेंजर इज क्वारंटीन्ड. मैसेंजर प्लेग की वजह से उसे क्वारंटीन करा गया था, इसीलिए वो सही समय पर मैसेज पहुंचा ही नहीं पाया. तो ये थे कुछ क्वेश्चंस. आई होप कि ये आप लोगों को हेल्प करें. और अभी मैं ये ट्रेजेडी वाली सीरीज़ जो है चला ही रही हूँ, अभी तो 2 करवाए हैं. इसी तरीके से जो इम्पोर्टेंट ट्रेजेडीज़ हैं उनके बारे में आपको बताकर फिर एक साथ के साथ क्वेश्चंस भी करा रही हूँ, और फिर एक पूरी सीरीज पूरी क्वेश्चन का भी करवाऊंगी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं जल्द ही. बाय बाय.